हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 10th की हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया आज हम चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो एक्चुअली नेशनलिज्म क्या होता है? इट इज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड फीलिंग टू लव अवर मदर लैंड। ये एक आइडियोलॉजी होती है, एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। किसके लिए? अपने देश के लिए, टुगेदरनेस के लिए एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग होती है कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए और अपने मदरलैंड के लिए एक जो लव होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक ऐसा समय भी था जब नेशनलिज्म जैसी कोई भी आइडियोलॉजी, ऐसा इमोशन या फिर आप कह सकते हो ऐसी फीलिंग नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ हमारे इंडिया में जिसके बाद ये फीलिंग, ये इमोशंस लोगों में फॉर्म होने लगे? ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। तो हमें मालूम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो किस किस के बीच लड़ा गया था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज बिटवीन अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में कौन कौन थे? अलाइड पावर में थे आपके USSR, ब्रिटेन एंड फ्रांस। बाद में यूएस ने भी उसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सेंट्रल पावर की, तो सेंट्रल पावर में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड आपका ऑटोमन अंपायर, है ना। तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि ये जो ऑटोमन अंपायर है ये किस में था? सेंट्रल पावर में था। और सेंट्रल पावर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया था? हार गया था। तो मतलब हारा कौन? सेंट्रल पावर के जितने भी देश थे, है ना। जैसे कि जर्मनी था वो भी हार गया, ऑस्ट्रिया वो भी हार गया और आपका ऑटोमन अंपायर जिसे हम आज टर्की भी बोलते हैं वो भी हार गया, है ना। अब मैं इस ऑटोमन अंपायर के बारे में आपको क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो किसने जीत लिया? अलाइड पावर ने जीत लिया। और ये कब लड़ा गया था? 1914 से लेकर ये चला था आपके 1918 तक। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में क्या इंपैक्ट था। तो अगर देखा जाए तो इंडिया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ब्रिटेन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था, उसकी ही कॉलोनी हुआ करती थी क्या? हमारी इंडिया। तो इंडिया भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो देखते हैं हम कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया पर क्या हुआ। सो इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ओके, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, ये कहां से जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ कब? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद से, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई पूरे देश में जिसकी वजह से लोग क्या होने लगे? प्रोटेस्ट करने लगे, है ना। और जो भी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की उसके अगेंस्ट आने लगे और ये सारी चीजें हुई जिसे हम इस चैप्टर में भी आगे देखेंगे। सो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन ईयर्स आफ्टर 1919, ठीक है। तो भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, एंड हुआ, तो देखा गया कि जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, ओके, जिसमें से एक इंडिया भी थी, तो हम इंडिया की ही बात करेंगे। तो यहां पर कई नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होने लगी, ठीक है। जैसे कि ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन वॉर। भाई आपको मालूम है जब भी वॉर होता है, ठीक है ना, लड़ाइयां होती है, युद्ध होता है, और ये तो वर्ल्ड वॉर था। तो जो एक्सपेंडिचर होता है इन टर्म्स ऑफ फूड फॉर सोल्जर्स, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन सब में काफी ज्यादा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, इसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। और इसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? कि जो इनकम टैक्स था वो भी इंडिया पर क्या कर दिया गया था? इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब भाई ब्रिटेन ने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया था किस पर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर। और वो सारे खर्चे को बैलेंस करने के लिए, वो सारे एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस करने के लिए वो क्या कर रहा था? तरह तरह के टैक्स इंपोज कर रहा था। कहां पर? अपनी कॉलोनीज में, मोस्टली इन इंडिया, ठीक है। तो इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द प्राइस ऑफ कस्टम ड्यूटीज वर डबल बिटवीन 1913 एंड 1918। ये कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? तो स्टूडेंट, कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? जब भी हम कोई गुड्स या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से, तो जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटीज बताते हैं, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटीज को भी क्या कर दिया गया था?
डबल कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी क्या कर रहे थे अपनी आर्मी में, क्योंकि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, काफी ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शंस हुए थे, ठीक है ना। आर्मीज में सोल्जर्स जो थे वो भी क्या हो गए थे? कम हो गए थे। तो यहां से वो इंडिया से क्या कर रहे थे? जबरदस्ती कहना चाहिए, वो क्या कर रहे थे? फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे इन आर्मी। तो इस तरीके का कुछ एक आप कह सकते हो सिचुएशन चल रही थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे हटकर कुछ अदर मेजर प्रॉब्लम्स भी थी जो इंडिया क्या कर रहा था उस समय? फेस कर रहा था। तो चलिए उनको देखते हैं। सो बेसिकली इंडिया फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ और भी कई मेजर प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया वहां पर फेस कर रहा था, ठीक है। सो इन 1918 टू 1990 क्रॉप्स फेल्ड, ठीक है ना। क्रॉप्स जो थी, आप कह सकते हो कृषि जो थी, या फिर आप कह सकते हो फसलों की जो उपज थी वो भी क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, सही तरीके से नहीं हो पाई थी उस साल में। तो इसकी वजह से क्या हो गया था? शॉर्टेज ऑफ फूड एंड प्राइजेस इंक्रीज हो गए थे। कहां पर? हमारे इंडिया में, ठीक है। लोगों के पास जो फूड की शॉर्टेज थी वो होने लगी थी, और क्या होने लगा था कि इसकी वजह से जो प्राइजेस थे फूड के वो भी क्या होने लगे थे? इंक्रीज होने लगे थे। और आपको मालूम है कि जब भी प्राइजेस इंक्रीज होते हैं प्रोडक्ट्स के तो वो सबसे ज्यादा किस पर इफेक्ट करता है? कॉमन पीपल्स पर अफेक्ट करता है। ओके, सो दिस वाज अकम्पेनिड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपेंडिक ड्यू टू विच द 12 to 13 lakhs पीपल्स वर डाई, ठीक है ना। इसी के साथ इसी समय क्या हुआ कि भाई एक एपिडेमिक, आप कह सकते हो इन्फ्लुएंजा, जस्ट लाइक अभी जैसे कोविड आपका चल रहा था, ठीक है ना। तो उसी तरीके का एक इन्फ्लुएंजा ऐसी महामारी टाइप की आई और काफी लोग जो थे उसमें क्या हो गए? मारे गए, ठीक है। इसके अलावा एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इतना कुछ प्रॉब्लम हमारा इंडिया झेल रहा था, यहां पर जो लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन्हें डोमिनेट किया जा रहा था, तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। तो ऐसी सारी सिचुएशन से निकलने के लिए वी नीड अ हीरो, वी नीड अ लीडर। तो ऐसा कौन सा लीडर था जो इस समय इंडिया में आया और उसने आकर इंडिया को एक नया पाथ दिया? तो चलिए उनको देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। सो दैट लीडर वॉज महात्मा गांधी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटकर कौन आ गए? हमारे लीडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नोवेल मेथड ऑफ मास एगिटेशन इज नोन एज सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह होता है बेसिकली ये क्या होता है? एक तरीके का ये आइडियोलॉजी है, थी किसकी? आपकी महात्मा गांधी की। इसके बारे में अभी डिटेल में हम और आगे देखेंगे। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या? सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना है, सत्या एंड आग्रह। सत्या एंड आग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, है ना, सत्य के लिए प्रेम से आग्रह करना, एक्चुअल में ये होता है इसका मतलब। तो ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो आइडिया था, ये कौन लेकर आया? महात्मा गांधी लेकर आए, जिसमें इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया किस पर? पावर ऑफ ट्रूथ और द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ पर, ठीक है। तो द गांधी जी बिलीव इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, ठीक है। गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी बिलीव दैट कि अगर हमें इनजस्टिस के लिए, इनइक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए अगर हमें स्ट्रगल करना है तो उसके लिए कोई भी फिजिकल फोर्स मींस वायलेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए गांधी जी हमेशा वायलेंस के सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। द सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। ये सब आपके सत्याग्रह के आइडियाज हैं, ओके। सो जो सत्याग्रही होता है कैन विन द बैटल थ्रू अ नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस के थ्रू ही बैटल को क्या करा जाता है? जीता जाता है। ये किसका आइडिया था? हमारे गांधी जी का। People including oppressors had to be persuaded to see the truth, advocate for dharma of non-violence, ठीक है। तो बेसिकली जो जब गांधी जी 1915 में इंडिया वापस लौट कर आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने यहां पर जो आइडिया दिया लोगों को वो क्या था? सत्याग्रह का था, जिसमें नॉन वायलेंस के साथ स्ट्रगल करना था। किसके अगेंस्ट? इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, ओके। सो सत्याग्रह मीन्स क्या होता है? सत्या प्लस आग्रह, है ना, मतलब सत्या आग्रह, एक संधि विच्छेद आप समझते हो, हिंदी में आपको मालूम होगा, है ना, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। सो द सिचुएशन ऑफ इंडिया कैसा था वहां पर? सारे तरीके से अगर हम देखें तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और 1915 में जब गांधी जी लौट कर आए इंडिया तो उन्होंने वहां पर अपनी एक नया आइडिया लोगों को दिया। अब हम आगे देखते हैं कि इस आइडिया
के बेसिस पर किस तरीके के चेंजेस आए लोगों में और सिचुएशन किस तरीके से सही होने लगी। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो गांधी जी की एंट्री के बाद 1915 के बाद से लेकर 1970 तक गांधी जी गए टूर पे पूरे इंडिया में और उन्होंने लोगों को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसके बाद उन्होंने अपने मूवमेंट्स स्टार्ट किए। सो द 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी। पहला आता है यहां पर आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इन 1917 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द इंडिगो पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो भैया ये जो चंपारण है, ये चंपारण कहां पर है? आपका बिहार में है। तो 1917 में गांधी जी गए चंपारण और वहां पर उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को देखा और उनके स्ट्रगल को समझा और देखा किस तरीके से वहां पर जो प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, किस तरीके से जो लोग थे, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे, वो किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। किनको? इंडिगो पीजेंट्स को। तो इंडिगो पीजेंट्स कौन होते? बेसिकली जो आप कह सकते हो नील, है ना, नील की जो खेती करते हैं, तो उनको क्या कर रहे थे, वहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और इसका रीजन क्या था इस सत्याग्रह को करने का? द रीजन इज अगेंस्ट द अनजस्ट 3 कटिया सिस्टम। अब ये 3 कटिया सिस्टम क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई भी एक लैंड है ना, किसी भी किसान का कोई भी एक लैंड है, तो उस लैंड का 3 कटिया सिस्टम का मतलब होता था 3/20 पार्ट, है ना, मतलब 3/20 पार्ट, है ना। 3/20 पार्ट को क्या करना पड़ता था? उनको वहां पर इंडिगो की ही खेती करनी पड़ती थी, है ना। अगर नहीं करी जाती थी तो उनसे फिर क्या कराया जाता था? टैक्स और ज्यादा वसूला जाता था या फिर उनको कोई भी पनिशमेंट दिया जाता था और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था चंपारण में इंडिगो पीजेंट्स के साथ। तो इसके लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी की ये आइडियोलॉजी, गांधी जी का ये आइडिया, सत्याग्रह का आइडिया हो गया बिल्कुल सक्सेसफुल और वहां पर जो इंडिगो पीजेंट्स थे वो हो गए खुश। नेक्स्ट सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो दैट इज अहमदाबाद सत्याग्रह। तो अहमदाबाद कहां पर है? आपका गुजरात में है अहमदाबाद, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो अहमदाबाद में भी यहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। तो चंपारण कहां पर है? बिहार में। किसके लिए किया गया मूवमेंट? इंडिगो पीजेंट्स के लिए। क्यों? फॉर अगेंस्ट द इनजस्ट 3 कटिया सिस्टम, ठीक है ना। अहमदाबाद गए जब, तो अहमदाबाद में किसके लिए गए? वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब यहां पर ये रीजन क्या था? द वर्कर्स वांटेड रेज इन द वेजेस टू मीट देयर एक्सपेंसेस आफ्टर प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज रोज, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था भाई कि जो ब्रिटिशर्स थे वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे थे, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है ना, प्राइसेस बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन जो वर्कर्स थे, कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, उनके जो वेजेस थे, सैलरीज थी, पेमेंट्स थी, ठीक है ना, जो उनको पैसे दिए जा रहे थे काम के लिए, वो वेजेस बिल्कुल क्या थे? लो थे। मतलब उनके एक्सपेंसेस से उनके वेजेस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। इस वजह से इस अनजस्ट के लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह भी क्या हुआ भैया? हो गया सक्सेसफुल। तो चंपारण और अहमदाबाद में तो हो गई बल्ले बल्ले। नेक्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो भी कब हुआ था? जब आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, मींस 1917 में, ओके, 1917 में। सो इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है ना। तो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहां पर जो पीजेंट्स की परेशानी थी उसको दूर करने के लिए भी वहां पर सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी द्वारा। ये किस लिए था? ये था फॉर रिवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए, है ना। जो भी रिवेन्यू लगा दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा पीजेंट्स पर, ठीक है ना, उसके रिलैक्सेशन के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह को स्टार्ट किया। रीजन की अगर हम बात करें तो ड्यू टू क्रॉप फेल्योर एंड plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue, but Britishers were not listening, ठीक है ना भाई। एपिडेमिक आ गया, प्लेग एक बीमारी जो होती है ना, महामारी, वो वहां पर आ गई, क्रॉप सही तरीके से नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो जो पीजेंट्स थे वो अपना
रेवेन्यू सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी अच्छी क्रॉप नहीं हो पाएगी तो रेवेन्यू कहां से दे पाएगा किसान, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स इन सारी चीजों को नहीं सुन रहे थे, वो उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, उनके लैंड्स को क्या कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को देखते हुए गांधी जी ने स्टार्ट किया खेड़ा सत्याग्रह, और ये खेड़ा सत्याग्रह भी हो गया भाई सक्सेसफुल। तो 1915 में जब गांधी जी आए, 2 साल उन्होंने टूर किया इंडिया का, और उसके बाद एक 1917 में चंपारण, खेड़ा एंड 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह करा, और तीनों के तीनों सत्याग्रह उनके क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। सो 3 बैक टू बैक सत्याग्रह सक्सेसफुल होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे गांधी जी से डर गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में एक एक्ट लेकर आ गए, है ना। ब्रिटिशर्स यही करते थे, जब भी वो कोई भी चीज होती थी जो उनके अगेंस्ट जाती थी, तो वो एक नया कानून, एक नया एक्ट लेकर आ जाते थे। और इस बार जो वो एक्ट लेकर आए, वो एक्ट कौन सा था, हमारा रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में जानते हैं। सो द एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1919, ठीक है। 1919 मार्च में क्या किया गया, इस एक्ट को पास किया गया। किसके द्वारा बनाया गया था ये एक्ट, सिडनी रॉलेट के द्वारा, ठीक है। पास किया गया, किसके द्वारा पास किया गया, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। तो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ब्रिटेन में, ठीक है ना, जिसने ये रॉलेट एक्ट बनाया था। किसकी रिकमेंडेशन में बनाया था, सिडनी रॉलेट की रिकमेंडेशन में, ठीक है ना। तो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करती थी ना, एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी, तो इसमें कुछ मेंबर्स जो थे वो इंडिया के भी हुआ करते थे। बट वो मेंबर्स जो थे वो इस एक्ट का क्या कर रहे थे, अपोजिशन कर रहे थे। बट ब्रिटिशर्स ने उनकी नहीं सुनी, है ना, और इस एक्ट को उन्होंने क्या कर दिया, पास कर दिया। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। भाई इस एक्ट के थ्रू अगर किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिया में होती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा सप्रेस, उसको दबा दिया जाएगा, उसको डोमिनेट करा जाएगा। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी ऐसा है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है और उसको अगर देख लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, तो उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, विदाउट ट्रायल उसको क्या कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। मतलब आप देखिए, किसी पर भी अगर शक भी होता था तो वो लोग इस एक्ट के थ्रू क्या करते थे, उनको उठाकर जेल में डाल देते थे। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि लोगों में जो गांधी जी के आइडिया की अवेयरनेस है वो क्या हो सके, कम हो सके, और ब्रिटिशर्स जो हो सके वो हम पर ज्यादा दिन तक और क्या कर सके, रूल कर सके। तो इस तरीके का ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास कर दिया। ओके, अब भाई इतना ऑप्रेसिव एक्ट जब पास हुआ तो गांधी जी तो चुप बैठने वाले नहीं थे। तो अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने क्या एक्शन लिया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। So, in 6th April 1919, Gandhi ji launched a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act। ठीक है ना। तो ये जो रॉलेट एक्ट था इसके अगेंस्ट में नेशन वाइड जो सत्याग्रह था वो लॉन्च कर दिया किसने, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1990 को। ठीक है। सो द रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। अलग अलग सिटीज में जो थी वो रैलियां निकल रही थी, लोग सड़कों पर आ गए थे। वर्कर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। रेलवे वर्कशॉप और जो शॉप्स वगैरह हुआ करती थी उनको कर दिया था उन लोगों ने बंद। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, उनको उठा उठा के क्या कर रही थी, वो भाई डाल रही थी जेल में। तो इन सब सारी चीजें चल रही थी, ऐसी सिचुएशन चल रही थी आफ्टर द रॉलेट एक्ट पास्ड इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है ना। अब देखिए, इट इज वन ऑफ द ब्लैक डे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। सो ऑन 13th अप्रैल द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग कहाँ है, ये है आपका पंजाब में, अमृतसर में। ओके। तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां कुछ ऐसा हुआ जो हमारे इंडिया के हिस्ट्री का एक ब्लैक डे में से माना जाता है। सो ऑन April 10th police in Amritsar fired on a peaceful procession which provoked whispered attacks on bank, post office and railway stations। ठीक है। तो देखिए इस तरीके का जो रॉलेट एक्ट आया तो अब लोगों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, ठीक है, अलग अलग सिटीज में पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो बढ़ने लगी थी, जिसके द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन लोगों ने क्या किया, दे इम्पोज द मार्शियल लॉ
एंड जनरल डायर टुक कमांड, ठीक है ना। उन लोगों ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया और इसको जो कमांड थी वो किसको दे दी गई, जनरल डायर की, ठीक है ना। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए जिस भी क्षेत्र में या जिस भी एरिया में, सिटीज में अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, मीन्स द आर्मी इज नाउ टुक कंट्रोल ऑफ दैट एरिया, है ना। मतलब अब जो आर्मी होगी वो उस एरिया का कंट्रोल करेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और इसकी कमांड कौन संभाल रहा था, जनरल डायर। सो ऑन बैसाखी डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। तो भाई ये जो जलियांवाला बाग था, यहां पर लोग, बैसाखी का दिन था, आप तो जानते हैं पंजाबीज में बैसाखी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेन आप कह सकते हो फेस्टिवल होता है। वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, गैदर हुए थे, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि क्या होने वाला। तो इस तरीके से क्या हुआ, वहां पर ये जो जनरल डायर आया और उसने क्या किया, वहां पर ब्लॉक किया एग्जिट को, और वहां पर उसने ओपन फायरिंग करवा दी, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे लोगों की जानें चली गई, ठीक है ना। इसलिए दिस इंसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वन ऑफ द ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है इंडिया में कि 3 बैक टू बैक सक्सेसफुल सत्याग्रह हुए, उसके बाद जवाब में ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट लगा दिया, उसके जवाब में लोगों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो और ज्यादा बढ़ गई, और फिर क्या किया गया, यहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। सो आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो जो पीपुल्स थे इंडिया के वो और ज्यादा एंग्री हो गए, और एक्टिविटीज जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो और भी ज्यादा क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी, ठीक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसकर। तो अभी हमने देखा था किस तरीके से जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा। सो द इंडियन टुक्स टू स्ट्रीट, लोग सड़कों पर उतर आए, ठीक है ना। स्ट्राइक्स एंड क्लैशेस विथ पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो भी पुलिस हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उन पर उनके अगेंस्ट स्ट्राइक करी जाती थी और उन पर हमले भी किए जाते थे। ब्रूटल रिप्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट भी जवाब में क्या कर रही थी, उनको मार पीट रही थी। इंडियन वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड, ठीक है, और जो भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स पकड़ लेते थे वो उनसे बोलते थे कि भाई अपने जो नोज है उसको ग्राउंड में रब करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके की सिचुएशन, किस तरीके की कंडीशन चल रही है यहां पर एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है ना। एंड द महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एज इट वाज टर्निंग इनटू अ वायलेंट वॉर, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन जब क्रिएट हो गई तो महात्मा गांधी, जो कि क्या, जिनके आइडिया क्या था, सत्याग्रह, है ना, मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करना। बट यहां पर तो देख रहे हो आप क्या होते जा रहा है, ये वायलेंस में, एक वॉर में कन्वर्ट होती जा रही चीजें। तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो मूवमेंट था उनको वहां पर क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द खिलाफत इशू। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल पावर में एक और देश था जिसका नाम था ऑटोमन अंपायर, और वो ऑटोमन अंपायर जो आज का क्या है, टर्की है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड ये आपका खिलाफत इशू रहेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है। तो ऑटोमन टर्की भी क्या हो गया था भाई, हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। तो देयर वर रूमर दैट द हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर। एम्परर होते थे, उनको बोला जाता था खलीफा, ठीक है ना। ये क्या होते थे, स्पिरिचुअल हेड होते थे इस्लामिक वर्ल्ड के, है ना। उनको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। तो उनके साथ एक हार्श ट्रीटी साइन करी गई, ठीक है ना। उनके साथ कुछ इस तरीके की चीजें करी जाने लगी, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको डोमिनेट किया जाने लगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी को जो ऑटोमन एम्पायर के खलीफा थे उनका सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है ना। तो गांधी जी के दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि अगर हम किसी तरीके से मुस्लिम्स और हिंदू की यूनिटी को मिला दें, कुछ ऐसा करें जिससे हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही आपस में क्या हो जाएं, मिल जाएं, तो हम कोई नया मूवमेंट कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और यही किया किसने, गांधी जी ने। चलिए देखते हैं कैसे किया उन्होंने। सो लेट्स टॉक अबाउट द खिलाफत कमेटी। सो इन मार्च 1919 अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके।
सो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों का नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विथ गांधी जी फॉर अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। ठीक है ना भाई, ये जो दोनों थे इन लोगों ने गांधी जी से मिलकर बात करी कि किस तरीके से हम दोनों ही कम्युनिटीज को, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को एक करें ताकि हम एक मास एक्शन को क्या कर सकें, फॉरवर्ड कर सकें। तो कैलकाटा सेशन द कांग्रेस इन सितंबर 1920 गांधी जी ब्रॉट हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखना आपको, कैलकाटा सेशन में कांग्रेस सितंबर 1920 में गांधी जी ने क्या किया, हिंदू एंड मुस्लिम्स को एक साथ लेकर आए और महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। ठीक है, तो भाई ये जो खिलाफत आंदोलन था या खिलाफत मूवमेंट था और जो स्वराज मूवमेंट था, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने स्टार्ट किया कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हो गया जहां पर गांधी जी ने शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलकर मुस्लिम्स एंड हिंदू दोनों ही कम्युनिटीज को क्या कर दिया, एक कर दिया, यूनाइटेड कर दिया उन्हें, ताकि वो आने वाले समय में इस तरीके के मूवमेंट कर सकें जो कि ब्रिटिशर्स को डोमिनेट कर सके। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।